तो सरदार शहर उपचुनाव की तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन आरएलपी किसको कैंडिडेट बनाएगी इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है कि मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में रहेगा या त्रिकोणीय हो जाएगा। टिका इस बात पर भी बहुत कुछ है कि जब अशोक पिंचा नामांकन भरने जाएंगे तो उसको बीजेपी किस तरीके से प्रमोट करेगी, कौन कौन से दिग्गज नेता उसमें मौजूद रह सकते हैं। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, अब दो चीजों पर नजरें टिकी है, आरएलपी का कैंडिडेट कौन होगा और जब अशोक पिंचा नामांकन भरने जाएंगे तो बीजेपी उस प्रोग्राम को किस तरीके से तैयार करती है और उसमें कौन कौन से चेहरे होते हैं, क्या यह तय हो चुका है? देखिए, जो चेहरे वहां मौजूद होंगे उनमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल जो कि प्रभारी हैं और बीकानेर संभाग से है, इनका पहुंचना स्वाभाविक रहेगा। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जो हैं उनकी भी लगभग मौजूदगी रह सकती है, क्योंकि वो संगठन संरचना की काम के में जुटे रहते हैं। लेकिन इन सबके परे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी एक बार एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जरूर करेगी। बीजेपी जब इस उपचुनाव को लड़ेगी तो अपनी ताकत भी दिखाना चाहेगी और एकजुटता भी दिखाना चाहेगी। यहां पर इंतजार यही रहेगा कि वहां पर सेंधमारी जो है वो कौन करता है। आरएलपी से यदि किसी जाट को चेहरा बनाया जाता है तो उसका प्रॉफिट बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा, इस पर भी गौर फरमाना होगा। जातिगत संतुलन के लिहाज से ऐसे में की वोटर रह सकता है दलित वोट बैंक। जब यहां पर एक तरफ वैश्य है, एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ यदि जाट आता है, सर्वाधिक वोट जाटों के हैं, तो चौथी तरफ की वोट बैंक जो होगा वो एससी का होगा। और एससी के अलावा मूल ओबीसी है जिनमें माली भी हैं या अन्य तबके हो सकते हैं, वो किस तरफ मूव करेंगे। और राजपूत समाज हालांकि बीजेपी के साथ माना जाता है, राजेंद्र राठौड़ सरी के नेता वहां होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत जब होंगे तो राजपूत स्वाभाविक तौर पर माना जा सकता है कि उनका साथ दे। हालांकि कांग्रेस में भी कई राजपूत नेता हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास की बात हो या धर्मेंद्र राठौड़ जो कि बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, तो कई बार रणनीति इस तरीके की बनती है तो उनका प्रॉफिट भी मिल जाता है। ये इंतजार वाली बात रहेगी। लेकिन अशोक पिंचा का टिकट फाइनल हुआ है। उनके टिकट फाइनल होने के साथ ताज्जुब की बात यह है कि कई नेताओं ने दावेदारी जताई थी। एक नहीं, करीब दर्जन भर नेता वहां पर आए थे और दर्जन भर नेताओं ने दावेदारी भी जताई थी। तो ऐसे में दर्जन भर नेताओं को किस तरीके से एकजुट बीजेपी करेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। और एक बात और है कि जब उपचुनाव होते हैं और महज एक साल का वक्त जब रह गया होता है तो कई बार टिकट की दावेदारी करने वाले भी अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और ऐसे में उन्हें एक कमिटमेंट भी पार्टी के तौर पर कर दिया जाता है कि सत्ता आने पर या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में आपका ध्यान रखा जाएगा, खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। उस तरीके के जब सियासी इशारा होता है तो नेता भी उम्मीद लगाकर बैठता है कि सत्ता हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले या फिर सत्ता में कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन आपको इस रणनीति मानना पड़ेगा। इधर एक और रणनीति होती है, अमूमन हम देखते हैं जब इस तरीके के बाई इलेक्शन होते हैं और जब छोटा टाइम पीरियड होता है उसमें एक वो भी खेमा होता है जो अगले चुनाव के लिए मजबूती से दावेदारी जता रहा होता है या फिर बीते 3-4 साल से जमीन पर काम कर रहा होता है। उसको ये पता होता है कि अगर बाई इलेक्शन में ये कैंडिडेट जीत गया तो फिर अगले इलेक्शन में मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या होगी और वहीं से भीतर घास शुरू होती है। तो यहां अशोक पिंचा के लिए यह भी समस्या होगी कि जो नए चेहरे वहां उभर रहे हैं उनको मैनेज करना और उनको यह आश्वस्त करना अगर मैं जीत भी गया तो भी आप मजबूत कैंडिडेट रहेंगे 2023 के लिए। देखिए, कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती है कि यदि अशोक पिंचा जीत जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो कैंडिडेट होंगे, ऐसा भी मानकर चला जाता है। तो ऐसे में प्रतिद्वंदी पार्टी किस तरीके से सियासी बिसात बिछाती है ये देखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के अंदर खाने, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तीसरी कोई भी पार्टी हो, कई बार उन्हें ये लगता है, जो दावेदार होते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर जीत गया तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी बन पड़ती है। हालांकि मैं सरदार शहर की बात नहीं कहूंगा या किसी और की नहीं, लेकिन कई जगहों पर इस तरीके का देखा जा सकता है। तो ऐसे में यहां पर 6 मात के इस खेल में व्यक्तिगत तौर पर कौन नेता कितनी मेहनत करेगा और एकजुटता के साथ कौन जुटेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चूरू की जिले की अगर बात करते हैं तो चूरू में अगर इन दिग्गजों की बात करें तो खुद सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़,
राम सिंह कसवा, उनके पुत्र जो हैं राहुल कसवा, बीजेपी में दारोमदार इनके ऊपर है, और खास तौर पर अर्जुन मेघवाल जो कि दलित वोट बैंक को साधने की क्षमता रखते हैं, और दलित वोट बैंक को किस हद तक कितना साध पाते हैं, क्योंकि यहां पर की फैक्टर जो है वो दलित वोट बैंक होगा। और अर्जुन मेघवाल को जब वहां लगाया गया है तो यह तय मानकर चलिएगा कि यदि वहां पर बीजेपी जीतती है तो अर्जुन मेघवाल का कद भी बढ़ेगा और सतीश पूनिया का कद भी बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि यहां पर बीजेपी कितने वोटों से कितनी बड़ी जीत दर्ज करती है या कांग्रेस जीत दर्ज करती है। हालांकि कई बार सिंपैथी वोट बैंक की बात भी कही जाती है, बीजेपी भी अंदर खाने इस बात को लेकर बातचीत कर ली होगी, इस बात में कोई संशय नहीं है कि सिंपैथी का कितना प्रतिशत वोट जाएगा और जातिगत आधार पर किसे कितना लाभ मिलेगा। लेकिन जब सत्ता होती है, सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस भी अपनी पूरी दम दिखाना चाहेगी, क्योंकि 2023 से पहले यदि ये नतीजे आते हैं तो यह भी तय मानकर चलिएगा कि कांग्रेस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर अभी तमाम योजनाओं के लिहाज से मैदान में कांग्रेस के नेता जाते हैं। वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को जीत मिली है, तो यदि बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम होगा। तो ऐसे में किसे जीत मिलती है, लेकिन हार और जीत से पहले बहुत सी जंग लड़ी जाती है, जो विरोधियों से भी लड़ी जाती है और अपनों से भी लड़ी जाती है।